नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध क्या है, वो बताना है। तो आवृत्ति बराबर n बराबर होता है 1/t। क्या होता है? 1/t। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर राइट। ध्वनि की आवृत्ति बराबर 1/, ध्वनि का आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किसमें यात्रा नहीं कर सकती? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ये वायु में, पानी में और स्टील में। वायु, पानी और स्टील में, इनमें यात्रा कर सकती हैं। किसमें कर सकती हैं? इन तीनों में यात्रा कर सकती हैं। निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर राइट। जो ध्वनि तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं ये। कैसी होती हैं? ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो ये यांत्रिक तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंगें होती हैं। तो ये इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए। और जो ध्वनि तरंगों की चाल होती है, तो जो सर्वाधिक ठोस में होती है और सबसे कम होती है गैस में। इनकी चाल कैसी होती है ध्वनि तरंगों की? इनकी चाल जो होती है, तो ठोस में सबसे अधिक होती है, ठोस में सर्वाधिक होती है, ठोस में सर्वाधिक होती है और जो गैस में होती है, वो सबसे कम होती है। गैस में सबसे कम होती है ध्वनि तरंगों की चाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा असत्य है? ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये कह रहा है, ध्वनि तरंगें कौन-सी तरंगें हैं? एक तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन जो ध्वनि तरंग है, तो इसके संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम की ज़रूरत होती है, एक। और जो इसके ध्वनि तरंग की जो यांत्रिक तरंग है, ध्वनि का संचरण वायु या गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है, ध्वनि का संचरण। जबकि ठोस और द्रव में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों का होता है। तो ध्वनि ऊर्जा का संचरण संभव होता है। तो वो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर इसका ध्वनि तरंगें हैं असत्य कह रहा है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असत्य पूछा उसने गलत, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, वो घनत्व नहीं है जो ध्वनि तरंग की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ध्वनि तरंगें आपकी यांत्रिक तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? यांत्रिक तरंगें। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर राइट। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें। डेली ये अपडेट्स लेते रहिएगा कि क्लास कौन-सी कब डलती है, कब अपलोड होती है। तो फिजिक्स की होती है 9 एएम सुबह और केमिस्ट्री की होती है 10 एएम पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास अटेंड करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इम्पोर्टेंट, और बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँगे इस पर। तो ये क्वेश्चन एक तो 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं, तो इनको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है?
ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल जो होता है, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल के लिए पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है? तो आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है, तो वो हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज इस वैज्ञानिक के सम्मान में, तो हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज के वैज्ञानिक के सम्मान में दिया गया है। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो वो है आपका आवर्तकाल। कौन सा है? आवर्तकाल समय है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। ध्वनि किसमें से संचरण कर सकती है? तो ध्वनि किसमें से संचरण कर सकती है? वो सभी विकल्प में से संचरण कर सकती है ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम किस अवस्था में होना चाहिए? तो ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम इनमें से सभी, गैस में भी, ठोस में भी और द्रव में, तीनों माध्यम में अवस्था में होनी चाहिए। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। किसमें? ध्वनि निर्वात में कभी गमन नहीं कर सकती है। नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो किस तकनीक का? वो ध्वनिक सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है। किसका? ध्वनिक सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वो कंपन के कारण उत्पन्न होती है ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं वो हवा के दबाव के कारण। किसके कारण? हवा का जो दबाव होता है उसके कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता वो डेसिबल द्वारा मापी जाती है। इसके द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, कितनी तीव्र गति से ये ध्वनि चलती है, तो वो डेसिबल द्वारा हम मापते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापना है हमें, तो उसकी मानक इकाई क्या होती है? तो वो हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर राइट। ध्वनि निम्न में से क्या एक है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगे के कण की जो चलने की अनुदिश या समांतर गति जो करती हैं, ये तरंगे तीनों माध्यम में चलती हैं। एक तो ठोस, द्रव और गैस, निर्वात में नहीं चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है वो ध्वनि है। कौन है? ध्वनि। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा राइट। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। क्या करते हैं? हवा के कण जो होते हैं तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि इसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो ध्वनि किसका रूप है ये जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा का ही एक रूप है ध्वनि, जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं, तो हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? हवा में ध्वनि तरंगें जो होती हैं तो वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, तो निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। इसमें विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति
जो होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो किससे होती है? वस्तुओं में कंपन होने पर। वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो वो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर राइट। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो आपका नहीं है ऑप्शन नंबर सी। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी प्रकार की एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, तो वो संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? जो ध्वनि संचरण के समय माध्यम में जो कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, वो संपीड़न कहलाता है। मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास, श्रव्य जो परास होता है मनुष्यों के लिए ध्वनि का, तो वो लगभग कितने से कितने तक होता है? तो वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। देखिए एनटीपीसी में आया हुआ था। निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है? तो जो ग्रीक अक्षर होता है वो तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है, तो वो लैम्ब्डा। क्या है? लैम्ब्डा है जो तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है। जी, इसका लैम्ब्डा का चिन्ह ये है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर, तो बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर है वो है 0 डीबी, 0 डेसिबल। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर राइट। क्योंकि ध्वनि को तो मापते हैं तो वो डेसिबल से मापते हैं, तो उसी का है ये संकेत। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो सोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होती है तो इसकी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है तो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर राइट। ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी के लिए भी है। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? फिर से वही क्वेश्चन, तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो मनुष्य सहन कर सकता है वो 80 डेसिबल। कितना है? 80 डेसिबल तक सहन कर सकता है। श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक तरंग कहते हैं। किसकी आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है? तो किसकी आवृत्ति है जो मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है यानी सुनने लायक नहीं है? तो वो कौन सी है? 22,000 हर्ट्ज। कौन सी आवृत्ति है? 22,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्यों के लिए सुनने लायक नहीं है। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितनी होती है? अपश्रव्य की और इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो तरंग की आवृत्ति हमें निकालना है। तो v बराबर क्या होता है आप निकालेंगे, तो v बराबर होता है आवृत्ति f निकाल लिया हमने,
आवृत्ति को f मानेंगे यहाँ पर और तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो इसका v का मान दिया है 340, लैम्डा का मान 2 है। आवृत्ति हमें निकालना है, आवृत्ति ये निकालना है हमें। लैम्डा का मान कितना दिया है 2, तो ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 17। ये आ जाएगा, ये 2 मीटर है, 2 मीटर को हम क्या बनाएंगे सेंटीमीटर, वो सॉरी ये कितना है, ये सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 0.2 मीटर का, तो ये आपका आ जाएगा 17। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 34,000/2 यानी बराबर 17,000 हर्ट्ज, 17,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं। तो उनकी रास्ते में आने वाली जो बाधाएं होती हैं उनका पता लगाने में तो वो मदद करती हैं। तो वो कौन सी तरंगें, पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं ये मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो वो 20 हर्ट्ज। क्या है निम्नतम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। अपश्रव्य तरंगें जो होती हैं, क्या अपश्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें होती हैं तो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। अपश्रव्य जो तरंगें होती हैं तो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, और जो श्रव्य तरंगें होती हैं, श्रव्य तरंगें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं श्रव्य तरंगें। वो अपश्रव्य तरंगें जो होती हैं 20 हर्ट्ज से नीचे, और जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं कैसी, पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक यानी ऊपर वाली तरंगें होती हैं। इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं, तो इन ऑप्शनों में से कौन सी तरंगें होती हैं श्रव्य, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली सुनने के लिए होती है मनुष्य के लिए। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे भी अधिक होती है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किसके रूप में जानी जाती है, तो किसके रूप में जानी जाती है, वो सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट, सुपरसोनिक। ध्वनि की गति पर दबाव का प्रभाव, दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो n का मान दिया है आपका 3.5 हर्ट्ज। ओके,
तो हम n बराबर ये करेंगे 3500 हर्ट्ज। ये क्या दिया है? किलो हर्ट्ज दिया है, तो इसको हम हर्ट्ज बनाएंगे तो 3500 हर्ट्ज आ गया। लैम्ब्डा का मान दिया है 0.1, तो v बराबर हो जाएगा n लैम्ब्डा। तो n का मान 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500, तो ये आपका आ जाएगा 350। v बराबर 350 आ गया आपका। हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 700 अपॉन 350। तो टाइम आ गया आपका t बराबर 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका डी, इसका आंसर हो जाएगा राइट, 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो कितना समय लेगी, तो वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी है? ये दी है 7 किलोमीटर। तो उस किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो ये 7000 मीटर आ जाएगा। तो 7000 दूरी यात्रा करने में लगा समय। चाल कितनी है उसकी? 700 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट, 10 सेकंड। कितना? 10 सेकंड। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल आपकी 300 कितनी होती है? 32 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें, तो वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट, 332 मीटर प्रति सेकंड। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 एम की तरंगदैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति है। तो इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति निकालनी है। तो n बराबर क्या दिया है? 600 हर्ट्ज। ओके। और लैम्ब्डा बराबर 3 मीटर दिया है। तरंग वेग v निकालना है। तो v बराबर क्या होता है? n लैम्ब्डा। तो n का मान 3 मीटर दिया है आपका, मल्टीप्लाई 600, दिया गया आपका 1800 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर 1800 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसारण केंद्र इतने हर्ट्ज की आवृत्ति और इतने मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंगदैर्ध्य है, तो तरंगों का तरंगदैर्ध्य है वो है 422.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकंड है। तो वो 2 मीटर कितनी हो जाएगी? तो वो कैसे? ये क्वेश्चन हम अभी बता रहे कि n बराबर है 200 हर्ट्ज, ठीक, v बराबर 400 हर्ट्ज, लैम्ब्डा निकालना है। तो v बराबर n लैम्ब्डा से निकालेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लैम्ब्डा निकालना है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। कितनी होगी? 332 ही होगी। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति, ये n दिया है, 2.5 मीटर तरंग
शहद की तरंगें भेजता है, तो ये लैम्ब्डा दिया है कितना 2.5 मीटर। ध्वनि तरंगों की चाल क्या है? तो वो चाल निकालना है इसको, ध्वनि तरंगों की चाल यानी v निकालना है। तो v बराबर होता है n लैम्ब्डा। इस फॉर्मूले से निकालेंगे 1000 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का वेग होता है वो किस सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि का वेग अधिक होता है। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है तो एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है तो वो माध्यम की प्रकृति कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट, माध्यम की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो समुद्री जल में ध्वनि की गति आपकी 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो यात्रा करने वाली एक वस्तु को हम क्या कहते हैं? तो वो पराध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पराध्वनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य या असत्य हैं? ए दिया हिमालय गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड। बी है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। केवल बी सत्य है। क्या है? केवल बी ही सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है या सही है? सही या गलत बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये दिया है, ए दिया है ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 दी है, अशुद्ध जल में ध्वनि की गति 414 से 98 दी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। ये दोनों गलत हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से सही या गलत बताना है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जल आसुत में ध्वनि की चाल 14 से 98 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ना तो ए और ना ही बी सही है। कोई भी इसका विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका किसी भी माध्यम में जैसे ही हम यानी बढ़ाते हैं तापमान क्या बढ़ाते हैं कि ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो किसी भी माध्यम में हम तापमान बढ़ाएं, किसी भी माध्यम में तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी ध्वनि की गति बढ़ जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ये आपका जल में ध्वनि की चाल दी है, हवा में ध्वनि चाल दी है। तो ऑप्शन नंबर ये सी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों सही हो जाएंगे। दोनों सही नहीं, ये केवल ए सी ही सत्य है। यानी केवल ए सत्य है कि जल में यानी समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है समुद्री जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में बताना है फिर से। तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल और आसुत जल में ध्वनि की चाल।
दी है, तो फिर से वही क्वेश्चन, तो सी, ए, बी दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। विभिन्न माध्यमों में इतने डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में बताना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, केवल बी ही सत्य है, क्योंकि निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है, एल्यूमीनियम में नहीं होती है इतनी। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, तो इसे किस चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? तो वो आपका पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है, पराध्वनिक चाल पर। निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतने डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड चेस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? तो वो है, स्टील में ध्वनि की गति 5960, निकेल में ध्वनि की गति 6040। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, केवल बी सत्य है कि निकेल में ध्वनि की जो गति होती है वो 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में स्टील में ध्वनि की गति 5960, निकेल में ध्वनि की गति 6240। तो ये ऑप्शन नंबर बी, केवल ए ही सत्य है, केवल ए ही सत्य है। निकेल में तो आपने पढ़ा ही होगा कि निकेल में 6040 होती है, तो इसने स्टील में पूछा है, तो स्टील में आपकी जो ए सत्य है 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है स्टील में ध्वनि की गति। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, जब तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति होती है, तो वो बढ़ती है, ध्वनि की गति बढ़ती है। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो किसमें अधिकतम होती है? वो एल्यूमीनियम में अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट, एल्यूमीनियम में अधिकतम होती है। इसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो वो आपकी स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट, स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा वो स्टील यानी लोहा में करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा राइट। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में बताना है। तो समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 कह रहा है वो, और इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा, केवल ए ही सत्य है, जो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531, हवा में ध्वनि की चाल 346। तो हवा में ध्वनि की चाल 346 हो जाएगा, और समुद्र में तो वो ऑप्शन नंबर बी, केवल ए ही सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, एक विकल्प जो दिया है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो वो वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। दिया है, ऑप्शन दिए हैं, ये वायु में ध्वनि की चाल, जल, अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल दी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही हैं। कि जो अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल होती है वो 1498 मीटर प्रति सेकंड,
और वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं जी। ध्वनि का प्रसार किसमें अधिकतम होता है? तो ध्वनि का प्रसार ठोस में अधिकतम होता है। किसमें होता है? अधिकतम ठोस में अधिकतम होता है। इतने डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत या सही है? तो ऑप्शन नंबर ये दिया है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316, आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर राइट। ए और बी दोनों सही हैं कि आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड और ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करता है? तो वो किस माध्यम में करता है? वो ठोस माध्यम में या ठोस पदार्थ में सबसे तेज यात्रा करता है। ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? तो वो ठोस में ही करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल वो इनमें से सभी प्रत्यास्थता, ताप और घनत्व तीनों गुणों पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल की माध्यम जो है 3 माध्यम है, ताप, घनत्व, प्रत्यास्थता, तीनों पर इनमें से गुणों पर निर्भर करती है। ठोस में गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल, तो ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल हो जाती है, तो वो घट घट जाती है। क्या हो जाती है? चाल इसकी घटती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में बताइए। स्टील में ध्वनि की चाल वो गति 5960 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट। ना तो ए और बी ना ही सही है। ना तो ए और बी ना सही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ तथा तरंगदैर्घ्य 40 सेंटीमीटर। ध्वनि तरंग द्वारा इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय हमें टी निकालना है। क्या करना है? हमें टी निकालना है। तो v बराबर होता है एन लैम्डा। ठीक है, तो एन का मान दिया है आपका, ये चार किलो हर्ट्ज़ दिया है, तो हमें हर्ट्ज़ में चेंज करना है, तो वो 4000 हर्ट्ज़ हो जाएगा आपका। तो वो 4000 मल्टीप्लाई 0.4 आ जाएगा, क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 0.4 मीटर आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1600 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर, हमें निकालना क्या है? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी है? वो 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो ये 1000 आ जाएगा। एक किलोमीटर दिया है, ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा इसके नीचे का। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राइट 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि जो हो तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और इसकी तरंगदैर्घ्य 4 मीटर, ध्वनि की चाल निकालनी है हमें, तो v बराबर एन लैम्डा। तो ये आ जाएगा 50 × 4 बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तरंग वेग जो है ये दर्शाता है। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो ध्वनि
तरंग की विशेषता नहीं है वो हर्ट्ज। क्या नहीं है? विशेषता, ध्वनि तरंग की विशेषता हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी टोन। टोन जो है वो एकल आवृत्ति की आवाज को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राइट, पराध्वनिक। क्या हो जाएगा? पराध्वनिक हो जाएगा। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा की मात्रा को हम तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को तो क्या कहा जाता है? तो एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली किसके द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं? तो किसके द्वारा लगाते हैं ये पता? तो वो अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से लगाती हैं। वो चमगादड़ अपने रास्ते का मार्ग का पता। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है? तो जो ध्वनि की पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर? पिच इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन-सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित वो आयाम करता है। कौन करता है? वो आयाम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है वो आवृत्ति करती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर आवृत्ति करती है। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो हम उसे पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। तो हमारे कानों तक पहुंचकर हमें तो वो ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। क्या करती है? ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन-सा कथन गलत है? तो कौन-सा कथन गलत है जी? दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? वो 17 मीटर होनी चाहिए। स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आपके 100 क्वेश्चंस पूर्ण हुए इस क्लास में। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। जिसको भी क्लास भी अच्छी लगी हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को शेयर करें और लाइक करें। ओके।